planning is life planning, and we all are struggling into finance planning. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल डोंगरे एंड आज के हमारे गेस्ट हैं मकरंद पांडे सर. ही इज अ केमिकल इंजीनियर टर्न इनटू अ फाइनेंस प्लानिंग एक्सपर्ट. ही हैज शेयर लॉट्स ऑफ वैल्यूज टू अस, जो कि जो भी व्यक्ति फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें एंड बी ब्रेव टू बिलीव इन यू. प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू राहुल, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू स्पीक टू द ऑडियंस. जैसे आपने कहा कि मेरा नाम है मकरंद पांडे और बाय क्वालिफिकेशन मैंने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग किया है. अच्छा. और कुछ साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद में मुझे ये रियलाइजेशन हो गया कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में जाना चाहिए और पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों को देना चाहिए. सो ये चीज मुझे काफी अट्रैक्ट की मेरे लाइफ में और मैंने उसके ऊपर काम किया और एक एज अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर मैं अभी काम करता हूँ. okay. और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देना ये मेरा एक पैशन बन गया है और ये मेरे लाइफ का एक मिशन है कि मेरा गोल है कि अगले 10 साल में मैं कम से कम 1000 लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ. वंडरफुल सर. वाओ. लिटिल बिट अबाउट मी. वेरी गुड प्लान सर. एक्चुअली फाइनेंस लोगों की बहुत बड़ी तकलीफ है एंड लोगों को मेंटर नहीं मिल पाते सही समय पे कि कैसे फाइनेंस को सही तरीके से मोल्ड करे और अपने लाइफ के गोल्स पाए. सर, सो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को फाइनेंस के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके प्लीज दीजिए. सो ओवर टू यू. यू कैन टेक द प्रेजेंटेशन सर. Okay, thank you. Yes, sir. So let us first Rahul understand, okay, और मैं अपने ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ जी कि ये मेरा जर्नी कैसे शुरू हो गया. Yes, sir. जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, मैं एक टेक्नोक्रेट था, प्रोजेक्ट्स में काम करता था. तो मेरे एक बॉस थे जो फाइनेंस में हेड थे फाइनेंस के. Okay. और एक दिन उन्होंने मुझे एक ऐसा अटपटा सा सवाल पूछा कि जहाँ जो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है. Okay. तो उन्होंने मुझे एक बार पूछा लंच के टाइम पे कि यार मकरंद, ओके, आप अपने कंपनी के लिए एसेट हो या लायबिलिटी हो. ओके. तो ऑब्वियसली मैं परफॉर्मर था, ओके, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड लेता था. तो मैंने अब स्वाभाविक तौर पे बोला कि सर मैं तो एसेट हूँ क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पूरा जान दे रहा हूँ कंपनी के लिए जी. तो वो थोड़ा सा हंसे और उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट मेरे सामने प्रेजेंट की स्क्रीन पे जी. और बोले बैलेंस शीट में 2 कॉलम होते, एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटी. ठीक है. मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी एसेट और लायबिलिटी के बारे में, सिर्फ वर्ड सुने थे. तो उन्होंने मुझे बताया कि मकरंद देखो, ये जो सैलरी दिख रही है ना सबकी, ऑल एम्प्लॉइज, ये सैलरी जो दिख रही है ना, ये कंपनी के लायबिलिटी सेक्शन में आती है. ओके जी. और जब तक वो सैलरी लायबिलिटी सेक्शन में आपकी सैलरी है, ओके, आप कंपनी के लिए एसेट नहीं बन सकते हो. वो सिचुएशनल एसेट हो आप. ओके. जब चाहे तब एसेट हो, जब चाहे तब लायबिलिटी. मार्केट के सीन पर डिपेंड करता है. और आज आप देखोगे राहुल कि और हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि गए जब से ये कोविड आया है जी, कितने लोगों ने अच्छे जॉब्स अपने लूज कर दिए. बिल्कुल सर. और जॉब लूज किए उसका प्रॉब्लम नहीं है. ओके, वो एक ठीक है, अभी मार्केट सिनारियो इस तरीके से हो गया, पैंडेमिक हो गया, लेकिन लोग फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं थे. तो उसका जो इम्पैक्ट उनके ऊपर आया, बिल्कुल उससे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया. बिल्कुल सर. यस. और आज अगर मैं आपको बोलूं कि थैंक्स टू माय बॉस कि जिन्होंने मुझे वो अवेयरनेस पहली बार ट्रिगर किया कि यार ओके, स्टार्ट योर लाइफ, ओके, थिंक अबाउट योर लाइफ, ओके, अपने लाइफ के बारे में सोचो, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचो. कभी भी आर यू प्रिपेयर्ड. ये जो मुझे अवेयरनेस था, ये मेरे लिए ट्रिगरिंग मोमेंट था. और यहाँ पे बोलो कि आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, ओके, एंड आई विल टेक द ऑडियंस very quickly, not in technical terms but very briefly. Okay, my objective is to create the awareness. Why financial planning? Okay, ये जानना बहुत जरूरी है. Yes. Okay? उसके पहले देखते हैं कि हमारे लाइफ का जर्नी कैसे होता है.
there are three types of education. Okay, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या करता है? 3 साल, 5 साल, 4 साल, जो भी हमारा डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन तक, वो एक्चुअली हमको टीच करता है राहुल हाउ टू अर्न मनी. करेक्ट. ओके, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी मैंने आज तक नहीं देखी ओके कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करे. फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मनी. ओके, हम पैसे को क्या देखते हैं? कॉइन्स और नोट्स की लैंग्वेज में समझते हैं, अभी डिजिटल पेमेंट की लैंग्वेज में समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ओके मनी इज एन एनर्जी. ओके, और वो एनर्जी के साथ हमारा रिलेशंस कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन कोई हमको सिखाता नहीं है जनरली. ओके, हमारा अप्रोच कैसे होता है कि पहले पैसा जब आता है ना तो हम खर्चे करते. बिल्कुल. राइट, होता है कि नहीं ऐसे कि हम खर्चा करना शुरू कर देते कि नया मोबाइल खरीद लिया, नए कपड़े खरीद लिए, नए शूज खरीद लिए, नए गैजेट्स खरीद लिए, बराबर है. और अभी तो यंग जनरेशन गैजेट वाली जनरेशन है. बिल्कुल. सो इनकम आने के बाद खर्चे कर देते हैं, और अगर बचता है पैसा तो हम सेविंग्स करते हैं. एक्चुअली होना क्या चाहिए ओके कि जब हमारी इनकम आती है ना तो पहले हमने एक कंपोनेंट परसेंटेज वाइज डिसाइड करना चाहिए. रफली अराउंड जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि 30% ऑफ योर इनकम ओके ये सेविंग में जाना चाहिए. ओके, ऐसा समझ लेना चाहिए कि हमारी सैलरी या हमारा इनकम जो भी है वो 30% लेस है. करेक्ट. ओके, सैलरीड आदमी को तो बहुत अच्छा होता है कि उसकी फिक्स सैलरी होती है तो वो डिफाइन कर सकता है कि मेरा इतना कंपोनेंट रहेगा. और 50 मेरा रिकमेंडेशन मेरे क्लाइंट्स को होता है, और मैं स्टूडेंट्स को भी, यंग स्टूडेंट्स को, लोगों को जो बताता हूँ कि 50% जो भी इनकम सैलरी जो आती है, इनकम आता है, उसका 50% में आप अपनी डे टू डे जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और जो आपके खर्चे है जरूरत वाले, वो उसमें आप निभा दो. ओके, और 30% आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट इसके लिए रखो. ओके, और होता क्या है? उल्टा होता है. करेक्ट. ओके, मेरे लाइफ में भी यही था फॉर्मूला. इनकम माइनस एक्सपेंसेस और बाद में सेविंग. इसके कारण होता क्या है कि पीपल नेवर हैव इनफ बैंक बैलेंस. एक बहुत एस्टोनिशिंग फिगर बीच में पब्लिश हुई थी कि less than 10% of the Indians are having a bank balance at any point of time. Okay, 5 लाख के ऊपर सेविंग अकाउंट में पैसा है. बराबर. Less than 10%. Yes, correct. Okay, तो ये हम मैनेज नहीं, पैसे को मैनेज नहीं कर पाते. देन और पैसे की एक ही लैंग्वेज होती है राहुल, कि वो क्या बोलता है पैसा कि अगर आज आप मुझे बचाओगे तो कल मैं आपको बचाऊंगा. बिल्कुल सर, सही बात. बराबर है. ओके, इनफैक्ट हमारे कल्चर में मनी को लक्ष्मी बोलते हैं. बराबर. यस. मेरी डेफिनेशन लक्ष्मी की क्या है? ओके, दो है, लक्ष्य और मी यानी इंग्लिश का एमी, और लक्ष्य यानी गोल. ओके, मेरे ऊपर अगर गोल रहेगा, मेरे गोल के ऊपर मेरा फोकस रहेगा तो लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी. राइट, वंडरफुल. और सिर्फ पैसा बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे को मैनेज कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है. ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है. कि मान लेते हैं कि 1995 में कोई फैमिली अगर 5,000 रुपए में अच्छा खासा मिडिल क्लास फैमिली जी सकती थी. ओके, मैं लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंफर्टेबल जी सकती थी. ओके, वही 2020 में अगर आप देखते हो 25,000 रुपए लगता है आज के तारीख. लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है. एक फैमिली को, हस्बैंड एंड वाइफ, 2 बच्चों को अगर ठीक ठाक से रहना है, राइट. मैं EMI वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खाने पीना और बाकी मेडिसिन और ये सब. ओके, यही फिगर इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 7 से 8% का इन्फ्लेशन होता है, यानी हर साल 7 से 8% से चीजों के दाम बढ़ते हैं और रुपए की वैल्यू घटती है. तो 2045 में हमारे जो ऑडियंस है उनको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा शॉकिंग फिगर है कि अगले 25 साल के बाद ओके अगर आज आपका 25,000 खर्चा है, तब आपको 1.25 लाख रुपए महीने का लगेगा वही खर्चे करने के लिए, उतना ही दूध, उतनी ही सब्जी खरीदने के लिए. क्या हम प्रिपेयर्ड है? ओके, 2045 में हमारी एज, आज अगर आपकी 25 एज है तो क्या 2045 में 25 के रहोगे आप? 50 के रहोगे. बिल्कुल. बराबर है.
और 50 के एज में आपकी काम करने की एबिलिटी जो है, क्षमता जो है, जो एनर्जी है, वो अपने आप घट जाएगी। बिल्कुल। ओके, तब 25 साल के बाद मार्केट में क्या होगा, कौन से जॉब रहेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी, क्या हमारा क्या होगा, कुछ पता नहीं है। क्या हो सकता है, ओके, मैं आपको कुछ फिगर्स बताना चाहता हूँ, कितना चाहिए और कब चाहिए। ओके, मान लेते हैं कि 5,000 रुपए अगर 1995 में आपका खर्चा था, 12 महीने का 60,000, 25 साल यानी 25 साल का अगर आप कोई बंदा 1995 में प्लानिंग करता तो तब उनको 15 लाख रुपए लगते थे। बिल्कुल। आज अगर कोई प्लानिंग करता है कि मुझे 25,000 रुपए महीने का खर्चा है, तो मेरे पास कितना कॉर्पस होना चाहिए, 25 साल की प्रोविजन में अगर करूं, ओके, तो 75 लाख। और अगर 2045 के लिए प्लानिंग करना है 1.25 लाख के लिए, तो मुझे 3.25 करोड़ तकरीबन का प्लानिंग अभी से करना पड़ेगा कि जब मेरे हाथ में, जब मैं रिटायर होऊंगा, ओके, 50 साल का हो जाऊंगा या मैं रिटायर, जो भी स्थिति है, मैं एग्जांपल यहाँ का ले रहा हूँ, तो मेरे हाथ में उतना कॉर्पस होना चाहिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेप 2 क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस में, सेटिंग अप योर गोल्स। ओके, अभी ये तो हम आजकल व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे सब लोग रहते हैं, तो बहुत फेसबुक पे बहुत गोल सेटिंग और ये सब की बातें होती है, राइट? लेकिन प्रैक्टिकली हम लाइफ में, राहुल, आर वी रियली थिंकिंग टू मच अबाउट प्लानिंग आवर फ्यूचर? क्या हम गोल्स के बारे में सोचते हैं? कोई साइंटिफिक प्रोसेस होता है उसके बारे में? गोल से ज्यादा हमारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं जी, राइट? उसको ड्रीम्स कहा जाता है। पर ड्रीम्स को जब हम डेट लगाते हैं ना, ड्रीम्स प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। ओनली ड्रीम्स इज नॉट गोल। Getting my point? Okay? Yes, sir. So very important to have this understanding कि I need to have goal. Okay? Short term, medium term और long term, ये तीनों रेंज के गोल होने चाहिए। And if you have got that clarity, okay, then you can plan your finances. इसका मतलब क्या होगा? गोल बेस्ड अगर प्लानिंग होगा तो क्या होगा? सही समय पे सही अमाउंट सही हाथों में जाएगी। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, इसमें सही ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट? एक वेल्थ साइकिल का पिरामिड, जैसा एक फूड पिरामिड होता है WHO द्वारा, वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में, ओके, एक वेल्थ साइकिल का पिरामिड होता है, जहाँ पे बेसिक आता है कि हमको एक लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि तुरंत मेरे हाथ में पैसा आ जाए जब मुझे जरूरत है, तुरंत इंस्टेंट, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ओके, सो वो ऐसा पैसा मेरे पास कुछ होना चाहिए, कम से कम 3 से 6 महीने का। ये यहाँ पे थोड़ी 2020 की इमेज है ये, लेकिन आज मैं लोगों को बोलता हूँ कम से कम 9 से 12 महीने का आपके पास, जो मान लेते हैं कि आपका 10,000 रुपए घर खर्च है, ओके, तो कम से कम 1,20,000 रुपए आपका इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। बिल्कुल। यानी मान लेते हैं जॉब अगर गई या आपका बिजनेस कोविड के कारण अफेक्ट हो गया, तो आपका 1 साल का प्लानिंग, फैमिली का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जो आपके खर्चे 10,000 तो होते नहीं है, क्योंकि EMI होते हैं, बहुत कुछ चीजें होते हैं, राइट? सो उतना प्लानिंग हमारा होना चाहिए। पीपल आर अंडर इंश्योर्ड इन इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ओके, पीपल आर अंडर इंश्योर्ड। उनको पता ही नहीं। मैं लोगों को पूछता हूँ कितना इंश्योरेंस है, पता नहीं। पता नहीं का मतलब क्या है? ओके, खुदा ना खास्ता अगर आपको कल कुछ हो जाए तो आप अपनी फैमिली को कैसे देखना चाहते हो? ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अपने फैमिली को हैप्पी, पीसफुल अपने पश्चात देखना चाहते हो, या आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहते हो कि मेरे बाद क्या होगा, मुझे क्या करना है? ओके, अगर आप दिल से अपने फैमिली को लव करते हो, इफ यू रियली लव योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, ओके, ये इसको ही फैमिली बोलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके, देन यू शुड मेक अ प्रोविजन कि वो जिंदगी के साथ साथ और जिंदगी के बाद भी प्रोविजन उनकी होनी चाहिए। इट इज लाइक अ कंपाउंड वॉल ऑफ अ हाउस। करेक्ट, समझ में आ रहा है? यस, ओके, देन उसके बाद में आता है इसका प्लानिंग। ओके, मैं इस तरीके से प्लानिंग करता हूँ। और उसके बाद में आता है कि हमारे ड्रीम्स, ओके, कि घर खरीदना है, ओके, रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, चिल्ड्रन एजुकेशन करना है, मैरिज करना है बच्चों का, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर है। ओके, अभी चाहे घर खरीदने के लिए होम लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन मिल जाएगा एजुकेशन के लिए, शादी के लिए भी शायद बैंक लोन दे देगी। लेकिन मुझे कोई ऐसी बैंक बता सकते हो राहुल, या मेरा ऑडियंस यहाँ पे जो है, ओके, कि ऐसी कोई बैंक है या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है कि जो रिटायरमेंट के बाद आपको 20-25 साल जीने हैं
60 से 85-90 तक, ओके, तो शायद उतना लाइफ स्पैन इंडिया का हो ही गया है ऑलमोस्ट, और तब तक हो जाएगा, तो उसके लिए लोन मिलेगा। ऐसा कोई बैंक है? बिल्कुल नहीं, होगा भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं होगा। जी, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या लेगेसी देना छोड़ चाहते के जा रहे हैं। हाँ, बराबर है, ओके। यस, हाँ, सी अंबानी के कितने पुश्ते, ओके, धीरू भाई का नाम लेंगे, करेक्ट। राइट। जी जी, लेकिन धीरू भाई के पिताजी को शायद कोई कोई नहीं जिक्र जान, नहीं करता है। हाँ समझ में आ रहा है? जी, यस सर, आई होप, ओके, हमारे ऑडियंस को मेरा मैसेज बताने की बिल्कुल मैं क्लियर कोशिश जा कर रहा रहा है, हूँ कि यस व्हाट सर, काइंड ऑफ लेगेसी वी वांट टू लिव, राइट, ओके। तो इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्ट विद गोल्स इन माइंड। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? 3 से 6 महीना नहीं, ओके, इन फाइनेंस, ओके, आपका अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरलाइज टर्म में होता है कि 0 to 3 इयर्स इज शॉर्ट टर्म गोल, ओके, फाइनेंस के लैंग्वेज में, ओके। मीडियम टर्म गोल यानी 3 से 7 साल में आपको क्या अचीव करना है उसका प्लानिंग, लॉन्ग टर्म 7 साल से आगे, बराबर, ओके, ये बहुत जरूरी है। देन स्टेप 3, मैनेजिंग योर रिस्क, जो मैंने ऑलरेडी कहा, थोड़ा इलेबोरेट यहाँ पे मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि इफ यू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम 4 Ds यानी डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी, ओके, और डिजास्टर, ये 4 चीजों से अगर आप प्रोटेक्ट करोगे, देन ओनली यू विल बी अचीव योर 5th D, दैट इज ड्रीम। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन 5th D इज योर ड्रीम। ये 4 को केयर करेंगे, ओके, प्रोटेक्टेड रखेंगे, तब हम 5th ड्रीम। क्यों? मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंश्योरेंस इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज मैनेजिंग योर रिस्क, ओके, रिस्क मैनेजमेंट है वो, ओके। अभी पीसफुल रिटायरमेंट, मैंने वो बात की, तो पीसफुल रिटायरमेंट मैंने 3.75 करोड़ की बात की। किसी आज कोई 2020 से प्लानिंग करना चाहता है अगले 25 साल के लिए, ओके, तो अगर वो 3.25 करोड़ बनाना है, तो बैंक में अगर एफडी करेंगे या 6% रिटर्न का कोई इंस्ट्रूमेंट करेंगे, तो आपको 55,000 रुपए महीने का सेविंग लगेगा, बराबर। ऐसा 25 साल करोगे, 12 महीने 25 साल करोगे, तो 3.25 करोड़ बनेंगे, बराबर। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रिकरिंग डिपॉजिट जैसा आपको 8% का रिटर्न दे रहा है, तो 40,000 रुपए, ओके, सेव करने पड़ेंगे। अभी मुझे बताओ राहुल कि कितने लोग इतना पैसा सेव कर पाएंगे? वेरी फ्यू, राइट। और जो इतना पैसा बचा पाएंगे ना, तो वो नॉर्मली फाइनेंशियली काफी अवेयर होते हैं, बराबर। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ओके, कि जो हमको 15% रिटर्न दे, तो तकरीबन 13,000 रुपए महीने का सेविंग लगेगा 25 साल तक, तब कहाँ 3.25 करोड़ बनेंगे, ओके। सो पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टिंग इन द राइट एसेट क्लास, यस, ओके। अभी इन्फ्लेशन एवरेज गए 40 साल का 6.52% है, यानी 1 लाख रुपए जो थे 40 साल पहले, आज उसकी वैल्यू, ओके, 12.5 लाख रुपए हो गई है, ओके। अगर गोल्ड में, हमारा इंडियंस का तो गोल्ड में तो बड़ा प्यार होता है, सोने के ऊपर प्यार, राइट, राइट। तो सोने का एवरेज रिटर्न क्या है? 8.48%, यानी 1 लाख रुपए का सोना आप लेते थे, तो आज आप बेचने जाते थे तो 26 लाख रुपए मिलते, यानी आपकी वेल्थ दुगना हो जाती। अगर आप सिल्वर में करते इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, तो 6.92% के रिटर्न है, जो आपको आपकी वेल्थ, ओके, 1.16 गुना बढ़ा देगी। अगर आप एफडी का रेट, अभी का एफडी का रेट नहीं है ये, अभी का तो 5.5-6% रेट है, तब का बात कर रहा हूँ। ये एवरेज 40 साल का एफडी का रेट अगर लेते हैं, 40 साल पहले 15% देता था एफडी का रिटर्न, ओके, तो 1 लाख रुपए 27 लाख रुपए बनते थे, यानी आपकी वेल्थ 2 टाइम्स बढ़ती थी। पीपीएफ में, ओके, 9.41%, ये एवरेज है, अभी 8%, 7.8% चालू है, तो 36.5 लाख रुपीस बनाते थे, तो तकरीबन 3 गुना आपकी वेल्थ बनती थी। लेकिन इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, ओके, जिसको लोगों को डर लगता है, वो एवरेज उसका रिटर्न है 13.71%, यानी 1 लाख रुपए का 1.7 करोड़ बनता था, तकरीबन आपकी वेल्थ 13 गुना बढ़ती थी। वाह, ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। ये डेवलप्ड नेशंस में ये अवेयरनेस बहुत होता है, समझ में आ रहा है? यस सर, ओके, राइट। सो अगर बस अगर सक्सेस का फॉर्मूला मैं बताऊं, ओके, तो स्टार्ट सेविंग अर्ली। लोग क्या करते हैं? पोस्टपोन करते हैं। यस सर। अरे पहले घर ले लेते लोन पे, गाड़ी ले लेते, टीवी ले लेते, गैजेट ले लेते, सब कुछ ले लेते लोन पे। मैं तो लोगों को फनी बोलता हूँ कि भारत में नोबडी इज अलोन, एवरीबडी इज एटलीस्ट विथ 1 लोन।
Yeah. Nice. हाँ Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो मैं मेरे कभी कभी जब हम मजाक करते तो बोलते हैं ओके लोनावाला जाके आए क्या, ओके हाँ, यानी लोनावाला है ना लोन वाला, लोन वाला जाके। बराबर है, Yeah. राइट। हाँ, सो उसमें लोगों की उसमें एक्सपर्टीज बन गई है, राइट। लेकिन अगर हम अर्ली रिटायरमेंट, अगर हम सही तरीके से पीसफुल रिटायरमेंट चाहते हैं, पीसफुल रिटायरमेंट का मतलब क्या है, मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े, ओके ये, और दूसरा मुझे मेरे बच्चों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। डिपेंड ना रहना पड़े। समझ में आ रहा है? जी। ये पीसफुल रिटायरमेंट है। तो आज आप जो जवानी में क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हो आज, ओके, क्या क्वालिटी, वही सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ आप रिटायरमेंट के बाद जीना चाहते हो, या बागबान, अमिताभ बच्चन की बागबान मूवी, या नाना वो नट सम्राट मराठी मूवी के जैसा बनना है, ये हमारा चॉइस है। जी जी जी। बराबर है, ओके। सो सही अगर चालू करेंगे, ओके, अगर कोई बोलता है आज, अगर कोई फाइनेंशियल अवेयर होता है और 2020 से ये काम 21 से काम शुरू करता है 4.25 करोड़ बनाने के लिए, तो 30,000 रुपए से उनको शुरू करना चाहिए। Yes, ओके, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, हम 10 साल के बाद करेंगे, तो वही कॉर्पस जनरेट करने के लिए उनको 90,000 रुपए महीने का सेविंग लगेगा 10 साल के बाद। ओके। वही वो बोलते हैं कि मुझे 5 साल बचे, यानी 2040 में शुरू करता हूँ, तो 4.25 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए उनको महीने का सेविंग करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो ये हमारे लिए वो क्रिकेट मैच के जैसा है, आस्किंग रेट बढ़ते जाएगा अगर स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर बैटिंग नहीं किया तो। करेक्ट, बराबर है। यस सर। ओके, और उसी में मैच हार जाते हैं। सो ये कुछ 5 स्टेप्स मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की राहुल। जी सर। आई होप ओके आई कुड ऐड सम वैल्यू टू आवर ऑडियंस, ओके, और मैं यहाँ पे मेरा शेयरिंग स्टॉप करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन था सर। एक्चुअली बहुत डिटेल में हम लोग को समझ में आया कि क्या सिचुएशन है और कैसे बढ़ना है। एंड द बेस्ट थिंग इज स्टार्ट अर्ली, एज सून एज पॉसिबल। ये बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। सर मैं एक जानना चाहूंगा कि ये तो हो गई प्रॉब्लम की, इसका सॉल्यूशन अभी इंडिया में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है मतलब आप माउथली बता सके तो प्लीज। ओके ओके, अभी क्या है कि इसको बोलते हैं, जैसे मैंने एक स्लाइड बताई थी, एसेट अलोकेशन। या तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है जी। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक एसेट क्लास में जाना चाहिए। हमको क्या करना है, एक इंग्लिश में कहावत है, आपने भी सुनी होगी राहुल, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये सुना है आपने? यस सर। राइट, ओके। सो नेवर पुट ऑल द मनी इन all the asset class or in one asset class, okay, you should have rather, okay, हर asset class में आपका परसेंटेज होना चाहिए, और उसका एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है, okay, आपका एज कितना है, okay, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना इक्विटी में जाना चाहिए, कितना डेट में जाना चाहिए। डेट का मतलब क्या है कि बैंक हो गया, ओके, या पीपीएफ हो गया, या पोस्ट का हो गया, ये सब, या कुछ बॉन्ड्स ले लिए, ये होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसमें क्या है कि रिटर्न्स कम होते हैं क्योंकि आप लोन दे रहे हो, बराबर है, ओके। तो वहां पे कम रिटर्न आता है, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी थोड़ी होती है, राइट। ऐसे गारंटी नहीं है कि 100%, अभी आपको अवेयरनेस है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आप कितनी भी एफडी निकालो, अभी सिर्फ 5 लाख तक का गवर्नमेंट वो बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अच्छा, यानी मान लेते किसी ने 10 लाख की एफडी की और वो बैंक लिक्विडेट हो गई, बहुत से बैंक हो रही है ना, यस बैंक, हो रही है, यस बैंक एंड बहुत सारे बैंक जी। तो अगर वो लिक्विडेट होती है तो आपका प्रोटेक्शन, एश्योर्ड प्रोटेक्शन कितना है? 5 लाख। 5 लाख का, 5 लाख डूब गए। ओके, सो नो मोर, ओके, यू कैन से कि बैंक में मेरा पैसा सेफ है, राइट। सो कभी कभी गलती ये होती है हम इंडियंस लोगों की कि हम उसमें पूरा पैसा डाल देते, तो आई डोंट रिकमेंड, यू शुड हैव सम पोर्शन, राइट, इन फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अगर आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में हो, तो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स आपको 30% टैक्सेबल है। तो आप एक्चुअल बनाते कितना हो, कम बनाते हो, आ रही बात समझ में? जी सर। ओके, तो आप अमीर नहीं बन रहे हो, आप गरीब बन रहे हो। बराबर है सर, समझ में आ रहा है? ओके, दूसरा, गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड के रिटर्न्स बैंक से अच्छे हैं, 8.5% का रिटर्न आता है, राइट। लेकिन जब हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो होता क्या है
कि हमको घर में संभालना पड़ता है, चोरों से प्रोटेक्शन करो, नहीं तो फिर बैंक में रखो, लॉकर में, लॉकर के चार्जेस होते हैं। बराबर, समझ में आ रहा है? बराबर। और लेकिन इतना है कि गोल्ड को हम तुरंत बेच सकते हैं, लिक्विडिटी है गोल्ड, राइट? ओके, उसको हम बोलते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? कि अगर एवरेज 8% इन्फ्लेशन है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, ओके, तो अगर 8% है तो 8.5% अगर दे रहा है तो मैं उसको ऑफसेट कर पाया। समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन को ऑफसेट कर पाया, इन्फ्लेशन को ऑफसेट कर पाया। ओके, और एक होता है इक्विटी मार्केट। अभी इक्विटी मार्केट के बारे में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। ओके, उसके लिए क्योंकि पता नहीं, इक्विटी ऐसे लगता है कि पैसा डूब गया। हमारा सोच निगेटिव, मेरा भी यही सोच था, इक्विटी बोले तो निगेटिव। ओके, अरे यार वो पैसा डूबता है, लेकिन पैसा डूब ही नहीं सकता इक्विटी में अगर आप उसको उतना समय के लिए रखते हो, राइट? मुझे बताओ, सुबह उठने से रात के सोने तक, ओके, क्या आप मोबाइल फोन यूज करते हो? ओके, आप नेटवर्क यूज करते हो? ओके, आप बैंक पैसे ट्रांजैक्शन करते हो? ओके, आप टूथपेस्ट यूज करते हो, आप साबुन यूज करते हो, आप कंप्यूटर यूज करते हो, राइट? इतने सारे चीज ये कौन बनाता है? आप कार यूज करते हो, आप टू व्हीलर यूज करते हो, कौन बनाता है ये कोई कंपनी बनाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ये सोच के देखो ना कि टाटा अपना बिजनेस पूरा वाइंड अप कर ले गए, 100 कंपनी, रिलायंस अब 100 कंपनी बंद कर दे, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं सर। इक्विटी का मतलब क्या है कि हम उसमें हिस्सेदार बनते हैं। ओके, लेकिन हम पैसे, शॉर्ट टर्म पैसे के चक्कर में जब जाते हैं ना, तो मार्केट है वोलाटाइल होते रहता है। जैसा हम, अगर आप ईसीजी निकालोगे तो अप डाउन होता है, तो आपका ईसीजी स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? नहीं नहीं। अरे स्ट्रेट लाइन जिस दिन आएगा ना, उस दिन डॉक्टर बोलेगा आई एम सॉरी। यस सर। बराबर है? यस सर। हमको ईसीजी इस तरीके से चाहिए, वो पल्स मॉनिटर ऊपर नीचे वाला होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट भी इस तरीके से चलता है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पढ़ाई चाहिए, बिल्कुल, बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत इन डेप्थ स्टडी चाहिए। फिर भी कोई गारंटी नहीं दे सकता स्टॉक मार्केट में कब पैसा डालना है और कब नहीं डालना है। बिल्कुल है, बराबर है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग गलत समय पे पैसा डालते हैं और गलत समय पे निकालते हैं और लॉस में आते हैं और फिर बोलते हैं स्टॉक मार्केट में डूब गए। बराबर। ये फॉर्मूला वॉरेन बुफे को भी नहीं मालूम कि स्टॉक मार्केट में कब पैसा डाले और कब निकाले। लेकिन ओके, एक सेफ इंस्ट्रूमेंट मैं लोगों को हेल्प करता हूँ मेरे कैरोस वेल्थ फर्म के द्वारा। ओके, म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एक फंड मैनेजर होता है जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होता है, प्रोफेशनल होता है। हम हमारा पैसा उसको मैनेज करने के लिए देते हैं। आई बात समझ में? जी सर। ओके, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें उसके अगेंस्ट रिटर्न कमा के दे। बिल्कुल, समझ में आ रहा है? और वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो 25, 30, 50 स्टॉक्स में वो पैसे को डाइवर्ट करता है, अलग अलग सेक्टर वाइज। फार्मा में डाला, आईटी में डाला, सीमेंट में डाला, आयरन में डाला, इस तरीके से केमिकल्स में डाला। बराबर है? तो होता क्या है कि एवरेज रिटर्न्स ओके हमको अच्छे आते हैं। बिल्कुल, 12 से 15% के रिटर्न्स हमको बन जाते हैं। और यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा पूरा वेल्थ क्रिएशन जर्नी ऑटो पायलट पे चला जाए। तो ये कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। कौन से अभी हजारों लाखों म्यूचुअल फंड है, स्कीम से कौन से सिलेक्ट करने का, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि कोई गारंटी कोई चीज की नहीं होती है। करेक्ट है। लाइफ में कोई चीज की गारंटी नहीं है। अगर मुझे कोई बोलता है कि गारंटी क्या है, कोई गारंटी नहीं है। आप गारंटी दे सकते हो कि विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी मारेगा? नहीं मारेगा। बराबर है, कोई गारंटी नहीं है। कितने रन बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही कोई चीज की लाइफ में, चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट रहो या इक्विटी रहो, नहीं, लेकिन हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है। ओके, अगर हमको हमारा आस्किंग रेट को फुलफिल, हमारे टारगेट को अचीव करना है, ओके, जैसे T20 मैच में मैं लोगों को बोलता हूँ, T20 मैच में अगर जितना है तो 1 रन 2 रन से नहीं चलेगा, आपको चौके छक्के मारने पड़ेंगे। चौका छक्का मारना है ना, बैट्समैन को थोड़ी रिस्क लेना पड़ेगा, राइट? ओके, बट जो बैट्समैन कॉम्पिटिटिव है, उसके पास उतना स्किल सेट है, तो हमको मालूम है रोहित शर्मा अगर रिस्क ले रहा है तो उसका 90% सिक्स जाएगा, 10% चांस है कि वो आउट हो जाएगा। बराबर है। लेकिन वही बुमराह को आप बोलोगे कि बुमराह का रिवर्स रेशियो रहेगा,
90% कैच आउट होगा, 10% सिक्स लगेगा। यस सर। क्यों? क्योंकि उसका वो डोमेन नहीं है ना। नहीं है। ओके, तो ऐसा समझ लो कि हम बुमराह है, ओके, जब हम इक्विटी मार्केट में जाते हैं, राइट। जी। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे एक्सपर्ट मिलते सपोर्ट हैं। मिल जाते जी जी हैं, राइट, जी। जो आपको आपकी लाइफ की मैच को जिता सके। आई वंडरफुल। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। डेफिनेटली सर, बहुत ही मजा है एक्चुअली सेशन में, और बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिला है मुझे, मेरे ऑडियंस को भी। होप सो उन लोग ऑडियंस में एक अवेयरनेस आएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करे। एंड डेफिनेटली ऑडियंस अब आपके पास आने वाली है सर, आपसे पूछने के लिए कि हमें प्लान करके दीजिए। सो प्लीज बताइए ऑडियंस आप तक कैसे पहुंच पाएगी सर? ओके, ऑडियंस मेरे से पहुंच सकती है। मेरा नंबर शेयर करना चाहूँ, मैं करूँ नंबर मेरा शेयर? जी सर, बिल्कुल किसी बिल्कुल। को अगर, ओके, जी बिल्कुल सर। सो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। जी। 86686122296। थैंक यू मकरंद सर, आपने हमें समय दिया एंड हमारी ऑडियंस को एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दिया। डेफिनेटली द ऑडियंस विल कम एंड रीच टू यू। एंड वंस अगेन एट द एंड मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। Thank you, Rahul. It was pleasure talking to you and Yes. to talk to our audience, Yes, sir. और for being such a wonderful host. Okay, Yes, और मुझे opportunity देने के लिए, and you are doing incredible job. Okay, Rahul, Yes, sir. through Thank you, this sir. platform, Yes. आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हो, right? जी सर। You are serving the people. Yes, Okay, sir. आप अपने देश की लोगों की सेवा कर रहे हो, तो ये बिल्कुल बहुत सर। बड़ा काम है, right? थैंक यू सर। एंड आपका टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है, आई रियली लाइक दैट, Yes, नेवर sir. स्टॉप। Yes, sir. Never stop. Okay, never Yeah. stop, Yes, sir. right? And Yeah. I wish you all the best, and I wish everybody, okay, the entire audience, all the best.